मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 की फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। बीजेपी अपने हर एक नेता का सही जगह और सही वक्त पर उपयोग करती दिखेगी। एक तरफ सीएम शिवराज के चेहरे के जरिए बीजेपी लोगों के बीच पहुंचना चाहेगी, तो दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार एक अलग भूमिका में नजर आ सकते हैं। 2020 के उपचुनाव के बाद सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश भर में माहौल बनाते दिखे। इधर वीडी शर्मा के संगठन में मजबूत पकड़ का फायदा बीजेपी विधानसभा चुनाव की राह को आसान बनाने में करेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का इस्तेमाल भी क्षेत्र विशेष में होगा, तो नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेताओं के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। हर जाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, लंबा दीर्घकालिक अनुभव की दृष्टि से हो, हमारे पास में उपलब्धि कारक और परिणाम कारक नेतृत्व है। नेतृत्व की पूरी बात है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। कांग्रेस के पास में क्या है सबको पता है। थके चुके और पिटे हुए नेता हैं जिनके बारे में ये मध्य प्रदेश भली भांति जानता है। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता 2023 की फील्डिंग जमाते दिखेंगे, तो कांग्रेस के सामने दुविधा यह है कि कमलनाथ के अलावा कांग्रेस में उनके कद के नेताओं की कमी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए खुद की जीत का दावा ठोक रही है। भाजपा का खेल जो भी चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या गिल्ली डंडे का हो या क्रिकेट की बॉल पर चौके छक्के लगाने का हो, हर खिलाड़ी एक दूसरे को आउट करने में लगा हुआ है और उभरते हुए सितारे को दूसरे सितारे को मारने के लिए दोस्ती करने में भी किसी को गुरेज नहीं है। और जो मौजूदा दौर भाजपा में है वो एक अंतर्द्वंद का है। उसकी आपूर्ति यदि खेलों से की जाएगी तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ या तो ओलंपिक होगा या टीमें धराशायी होंगी। यह तय है कि 2023 में जिसकी जमावट जितनी तगड़ी होगी, उसका जीत का रास्ता भी उतना ही आसान होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी जमावट में बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे ही रही है। इस बार भी उसके खेमे में शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे तमाम दिग्गज नेताओं की फौज है और इनसे ही कांग्रेस का मुकाबला होगा। लेकिन इस बार कांग्रेस भी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए फील्डिंग जमाने में लगी है। अब किसकी जमावट जीत का रास्ता तय करती है, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या 2023 की फील्डिंग बीजेपी को किंग बनाएगी? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी की जमावट कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी? सवाल नंबर 3, बीजेपी के चेहरों के मुकाबले क्या कांग्रेस के अकेले कमलनाथ होंगे? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है 2023 की फील्डिंग। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए फील्डिंग लगाना शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत वीडी शर्मा की बात करें तो सभी नेता अपनी तैयारियों में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ही मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। तो क्या अकेले कमलनाथ का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों से होगा? हालांकि कमलनाथ के साथ जहां तहां मंच पर दिग्विजय सिंह भी दिखते हैं और अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ भी ये कह रहे थे कि दिखता आपको भले कुछ हो लेकिन हम सब एक है। तो एकता की बात भी होगी, लेकिन एक चेहरा ही है भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान का, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, वीडी शर्मा भी, और ऐसे तमाम लीडर नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ कमलनाथ। तो आज समझते हैं कि 2023 की फील्डिंग किसकी कैसी है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं आप, और साथ ही अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, ये एक ऐसा दौर है जब 16-17 तारीख यानी 2 दिन की भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी चल रही है। इस बीच में GIS भी हुआ है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ है और तस्वीरें अलग अलग कई तरह की नज़र आई है। सिंधिया जी भी बॉल फेंकते नज़र आए हैं, गिल्ली डंडा खेलते नज़र आए हैं। शिवराज जी हमेशा अपने एक अलग समावेशी अंदाज में दिखते हैं। वीडी शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि संगठन के, तो क्या ये माना जाए कि एक जमावट की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो
आप मार्च 2020 के बाद से इलेक्शन मोड में हैं। पहले बाई इलेक्शन थे, फिर जो है दूसरी जो उनकी गतिविधियां थी वो उसी में सक्रिय थे। भाजपा ने तो 2018 में ही 2023 की रणनीति बनाना चालू कर दी थी। आप देखिए ना कि 2018 और 23 में फ़र्क क्या है। देखिए, केवल जो फ़र्क है मनोज जी वो ये है कि सिंधिया जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कांग्रेस में तो पहले भी ऐसे बहुत कद्दावर ज़्यादा नेता थे नहीं जो रीजनल पॉलिटिक्स को कोई बैलेंस करते हों। आप कमलनाथ जी की 2018 में नई एंट्री मध्य प्रदेश की बिल्कुल राजनीति में उस हिसाब से हुई थी कि वो एक चेहरा बनने की बात थी। बाकी दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अरुण यादव आप एक चेहरा था। तो अब बिंद में यदि अजय सिंह जी थे तो आज भी वो चेहरे हैं। तो केवल सिंधिया जी का चेहरा वहाँ से चेंज हुआ, लेकिन सिंधिया जी का चेहरा आप देखिए ना कि उनका एक बाकी चेहरों की तुलना में उनका सबसे ब्राइट फेस उस वक्त कांग्रेस का था। आज वो कांग्रेस के पास नहीं है, केवल कमलनाथ जी का चेहरा है। और ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है कि अकेले कमलनाथ जी, क्योंकि उनके पास और कोई टीम तो है नहीं। अरुण यादव जी को उन्होंने खुद जो है जिस खंडवा उपचुनाव के दौरान हमने देखा था कि उनकी फसल कोई दूसरा काट ले गया जैसे बयान थे। अजय सिंह जी अपने आप को बहुत लिमिटेड किए हुए। तो जो जिम्मेदारी होना चाहिए लीडर की वो केवल आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखेगी। तो जो भी जमावट है या जो सीखा है 2018 के चुनाव परिणामों से वो भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है और उसी से वो अपनी रणनीति बना रही है। जी 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 बिल्कुल। अवनीश जी, ये चेहरे जो दिख रहे थे आपको भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे तमाम लीडर हैं जो अलग अलग भूमिका में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे एक ही चेहरा है, कमलनाथ जी का चेहरा। जगह जगह पोस्टर बैनर भी ये कह रहा है कि हाँ हमारे भावी मुख्यमंत्री। तो ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। क्या फर्क पड़ता है मनोज जी? महाभारत में गांडीवधारी एक ही था, अर्जुन, वो काफी था। और आपने देखा नतीजा क्या हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितने चेहरे हैं और सामने एक चेहरा है या दो हैं। चेहरा प्रभावी होना चाहिए। गांडीव था आपके पास, लेकिन एक चेहरा और भी था। कमलनाथ जी का चेहरा इतना प्रभावी मनोज जी की राजनीति दिन रात कमलनाथ जी के इर्द गिर्द घूमती मध्य प्रदेश की। उनके मीडिया समन्वयक पीयूष बबेल अगर एक किताब लिख देते हैं तो 3 दिन पूरी भाजपा उसी में उलझी रहती है। सब हमने सबने देखा पिछले 3 दिन में। बाकी मनोज जी एक बात स्पष्ट कर दूं, आज मुझे एक चीज़ का देख के बड़ा सुकून मिला। बहुत दिन बाद सिंधिया जी का फेस देख पाया मैं, क्योंकि सिंधिया तो गायब ही थे, पोस्टरों में कहीं दिखते नहीं हैं। सिंधिया जी ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ तो ये था कि भैया सिंधिया जी हमेशा दिखते थे, यहाँ तो ऐसा लगता है कि सिंधिया जी हैं कहाँ। मध्य प्रदेश की राजनीति से जैसे कई लोगों को शिवराज जी ने ठिकाने लगा, उसमें उमा भारती जी हैं। बीजेपी की रणनीति होती है समय के साथ सिंधिया जी सर, उमा भारती भी समय समय पर अपनी नाराजगी वेदना इस हद तक प्रकट कर चुकी हैं कि वो तो कह रही भाजपा को वोट देने की क्या आवश्यकता है। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी आप मतलब दिल्ली भेज चुके हैं, फिर वापस MP आ गए। तो कई सारी चीज़ें हैं। और मनोज जी अच्छा लगा कि आज भाजपा की पहली बार कोई बैठक हो रही है। भाजपा तो बैठकें करती नहीं, वो तो चुनावी मोड में रहती नहीं। राष्ट्रीय कार्य समिति, ये तो अच्छा लगा मनोज जी हमको देख के, आज भाजपा की पहली बार राष्ट्रीय कार्य समिति। अरे सर, वही तो हम कह रहे, जो पार्टी सदैव बैठकें करती हो और बैठक का फॉलोअप करने के लिए फिर एक बैठक। अभी आप ही लौटे हो इंदौर से, इन्वेस्टर समिट थी, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन था, उसके लिए बैठक, उसको खत्म होने फिर एक बैठक, अब कार्य समिति की बैठक। तो भैया मेरे, नहीं तो बात ये जनहित का काम कब करोगे? एक नया आ रहा है 3M 3P, ये क्या है भैया? आप बताओ। आप इतने सालों से शेख चिल्ली जैसे सपने इस प्रदेश को दिखा रहे हो। कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना उद्योग आया, रोजगार की क्या स्थिति है, कर्जा निरंतर प्रदेश पर क्यों बढ़ रहा है, सड़कों की हाल क्यों खराब है? मनोज जी ये सवाल हैं। देखिए, ये छोड़िए आप कि सामने कौन है, 1 है, 5 है, 3 है, वो छोड़िए मनोज जी। बात होगी जनहित की, बात होगी महंगाई की, बात होगी बेरोजगारी की, बात होगी आपके कामों की कि बहुत 15 महीना इतना इफेक्टिव है कि खुद का 18 साल भूल जाते हो। मतलब हमारे वादे कमलनाथ जी के याद रहते हैं, खुद के वादे कहाँ हैं? बिटियाओं को लैपटॉप दिए, स्कूटी दी आपने, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए, 15 लाख रुपए दिए, नहीं दिए ना। तो ये अच्छा, एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, मैं कहावत सुना देता हूँ। एक कहावत है मनोज जी कि काणी खुद को टेढ़ तो निहारे ना और दूसरे को पर के देखे। मतलब आप खुद की गलती तो देखते नहीं हो और दूसरे की आपको गलती भी नहीं है तो आप उसको बार बार उसको इंगित करके, मतलब अपना खुद का अगर कुछ काम है उसको बता दो भैया।
तो वो अपना चेहरा ही तो सब दिखा रहा है उसमें, यही खबर में भी है। सिंधिया जी का चेहरा देख के अच्छा लगा, बेचारे कहीं नदारद हो गए थे, आज प्रकट हो गए अचानक। सर ये जो दो आपकी बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि बीजेपी में बैठकों का दौर चलता है, समय समय पर राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, प्रदेश की कार्य समिति होती है, उसके बाद जिले की कार्य समिति, संभाग की, सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसे दौर में है जब 23 की तैयारियां भी है, 24 भी सामने है, और फिर बहुत सारे आपके पास चेहरे हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ी ताकत बीजेपी के पास है, लेकिन कई बार होता है कि एक चेहरा बहुत क्लियर है, कमलनाथ जी, आपके पास क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अवनीश जी से अपेक्षा नहीं रखता था कि एक मिसोजिनिस्टिक कमेंट वो करेंगे महिलाओं के ऊपर, जो इस प्रकार से बुंदेलखंड में। मत करिए साहब, कहावतें बहुत हैं, अच्छी उठाओ, कुछ अच्छी उठाओ। किसी के जिसको अपन दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग के ऊपर जो कहावतें होती हैं सर वो अच्छी नहीं मानी जाती। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है सर, जिसकी भी हो, क्षमा चाहूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए देखिए आपको घंटों आर्गुमेंट करना कर लीजिए, आपने अपनी बात रख दी, मैंने पूरा समय मैंने दिया, आप सुन लीजिए। तो किसी दिव्यांग गरीब के ऊपर इस प्रकार की बातें नहीं कही जाती उपहासात्मक, ये अच्छा विवेकपूर्ण व्यंग्य नहीं होता, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, मनोज जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए हमारे यहाँ तो बैठकें नियमित होती हैं और आप उसका कितने उपहास उड़ा लो, पर वो होती है, अपने समय से होती हैं। दूसरा उनका स्तर होता है, जैसा आपने बताया जिले की कार्य समिति, प्रदेश की कार्य समिति, अभी जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति पूर्ण होगी, इसके बाद आपको उनके आते ही तारीख मिल जाएगी प्रदेश कार्य समिति की, तो स्वाभाविक है कि हम उसको करेंगे। तीसरी बात, आपके पिछले महीने भर के आप कार्यक्रम सिंधिया जी के निकाल लीजिएगा, जबलपुर कार्यक्रम लास्ट वो करके ही गए हैं दिल्ली, आपके बीच ही रहते हैं और गुप्ता जी भी जानते हैं इस बात को, तो इसलिए कोई सिंधिया जी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, हम लोग कमलनाथ जी को ज़रूर ढूंढते रहते हैं, ये बात सच है, फिर भी चलो हम उसमें नहीं जाते हैं। तो हमारा त्रिस्तरीय कार्यक्रम है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी जानते हैं मनोज जी बहुत अच्छे से, पहला हमारा है बूथ प्रबंधन, दूसरा हमारा संगठन, कि हम संगठन अपना चौकस रखें जिससे हमारा प्रत्याशी चयन और बाकी जो संगठन के जो हिस्से हैं वो ठीक से हों जी। और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, उसकी योजनाएं नीचे तक पहुँचे, हितग्राहियों तक हम पहुँचे और उसको हम बनाए रखें। तो हम ये त्रिस्तरीय कार्यक्रम को लेके इन तीनों से संबंधित बैठकों को लेकर या इवेंट्स को, कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच हम जाएंगे और जा ही रहे हैं, और यही हमारा कैलेंडर अगले 7-8 महीने का बनने वाला है। अभी शिवराज जी जब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय कार्य समिति में दिल्ली में है, और इसके पश्चात खबर ऐसी आई है कि परसों आकर ही वो कैबिनेट की भी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें विकास यात्राओं को लेकर आगे की, तो विकास यात्राएं सर हम क्यों करते हैं कि ये लास्ट लेग होता है चुनाव का मनोज जी, और आप भी गुप्ता जी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जो काम 15%, 10%, 5%, 2% बन गए हैं या हो गए, शिलान्यास लोकार्पित नहीं हो पा रहे हैं उनके, शिलान्यास लोकार्पित नहीं हो पा रहे हैं, उन सबको इसके दौरान जिला, शहर, ब्लॉक, मंडल स्तर तक पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनवाड़ी, इनको लोकार्पित कर देना, फंक्शनल कर देना, जिससे कि लोगों के हित में चालू हो जाए। जी जी। और इसी के दौरान हमारा मैनिफेस्टो भी बनता है, हमको डिमांड भी समझ में आती है कि किस ज्योग्राफिक एरिया की क्या डिमांड निकल के आ रही है। तो सब हमको सरकार बनाना है और चलाना है मनोज जी, तो स्वाभाविक है कि हमारा रवैया थोड़ा जिम्मेदार होगा, हमें जनता के बीच भी जाना पड़ेगा। तो हमारे कार्यक्रम अलग होंगे, कांग्रेस को चूंकि जनता के बीच नहीं जाना, सरकार नहीं बनाना, तो वो स्टूडियो और ट्विटर, इसके ऊपर उनकी राजनीति चलती रहेगी, किताबें लिखते रहेंगे उठपटांग बैठकर कि जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहे, तुम इनको गाली दो, तुम उनको दो, लेकिन हमें समाधान देना है जो दर्शक बंसल नहीं उसको सुन रहा है, वो हमारा वोटर है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, हालांकि उसमें ये सब निर्णय नहीं होते हैं, पर वहाँ तो एक, जैसा आपने कहा कि तमाम तरह के प्रस्ताव आएंगे, वो चीज़ें दिखेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे नेता जब एक साथ मिलते हैं तो कई मोर्चों पर बात होती है। एक वो होती है जो कार्य समिति के भीतर होती है, एक वो होती है जो बाहर होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समय भी पूरा हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का समय भी पूरा हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में तमाम तरह की चीज़ें जिस पर भी लोग देख रहे होंगे, इस राष्ट्रीय कार्य समिति के पास तस्वीरें साफ होंगी? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र की तरह हम लोग चलते हैं, तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल हमारा 3 साल का होता है,
जिसकी ओर आप बता रहे हैं, तो ये बात सच है। तो उस कार्यकाल के पश्चात एक और कार्यकाल का प्रावधान आपको ध्यान होगा गडकरी जी के समय में किया गया था। नहीं तो हमारे यहाँ एक ही कार्यकाल होता था, एक व्यक्ति को एक कार्यकाल मिलता था। इसी को हमने कई वर्षों लागू रखा है। तो इसमें उनको एक्सटेंशन दिया जाना, फिर किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये अभी लंबित है फैसला, जिसकी सूचना आपको किसी भी वक्त मिल सकती है कि आपके उस विषय को लेकर जो उत्कंठा है उसमें क्या निर्णय संगठन द्वारा लिया गया, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, जो हमारे वरिष्ठ नेता हो। तो डेफिनेटली ये विषय बिल्कुल जो आपने कहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर लंबित है और हम सब उसी के जवाब के इंतजार में भी है। चलिए, इंतजार सभी को होगा निश्चित रूप से, और आपका इशारा भी उसी तरफ है। आप कुछ कह रहे थे अवनीश जी, पहले आप अपनी बात कहिए फिर मैं। सर मैं यही कह रहा था कि जैसे बात कमलनाथ जी, शिवराज जी और जो 3-4 नेता और हैं भाजपा, उनकी बात हो रही, हमारे तो एक ही नेता है कमलनाथ जी। स्पष्ट है कि 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के चेहरे पर लड़ेंगे। इस बीच में शिवराज जी का ये बयान आना कि पार्टी जो कहेगी, जो भूमिका तय करेगी, मैं तय करने वाला कुछ नहीं होता हूँ। मतलब अभी शिवराज जी जो लगभग 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि पार्टी मेरी जो भूमिका तय करेगी। मतलब आपके अमित शाह जी भी आते तो वो भी, या नड्डा साहब भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि आप 2023 का चुनाव किसके चेहरे पे लड़ेंगे। बार बार बात आती है। नहीं, बता देता आज का ही शिवराज अमित शाह जी के मेरी बात तो सुनो, रिसेंटली स्पष्टीकरण जी आपका जवाब। अमित शाह जी के हर इंटरव्यू में ये बड़े मौलिक रूप से वो कहते हैं कि भाई आप क्या करना चाहोगे, तो वो ये कहते हैं कि मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं लेता, मेरे बारे में पार्टी निर्णय लेगी। तो हमारे यहाँ पर ये बात सच है कि पार्टी निर्णय लेती है, तो हम उसको कैसे कहें, आप बताओ। सर आप बात अपनी कर, लेकिन योगी जी अपने आप में निर्णय ले लेते हैं। नहीं, मोदी जी अपने लिए योगी जी ने खुद का निर्णय लिया क्या कि मुझे बनना है? आप देखिए बात, जो व्यक्ति निरंतर मुख्यमंत्री है हितेश जी, अच्छा गुप्ता जी से पूछ लीजिएगा, अगर वो ये कहता है, योगी जी को पता था क्या उनको हितेश जी, बनना है? मेरा निवेदन है, अगर जो व्यक्ति निरंतर मुख्यमंत्री, अगर वो कहता है कि अगले चुनाव मेरी भूमिका क्या होगी, ये पार्टी तय किया ना, मतलब कहीं ना यहाँ संगठन बड़ा होता है, उनका कहने का मतलब ये भी है ना। पार्टी देखिए, बीजेपी में संगठन बड़ा होता है, बीजेपी में संगठन बड़ा, बीजेपी बार-बार नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली यहाँ बार-बार आ रही है, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी, नड्डा जी, तो कहीं ना कहीं तो मनोज जी कुछ गड़बड़ है। और दूसरी चीज, बात मान लिया, एक व्यक्ति बताओ जो ये कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है। कैसी बात कर रहे हैं? बता दो। येदियुरप्पा याद नहीं आपको? अरे मध्य प्रदेश और सुनिए, सबसे बड़ी बात तो हम सबको, सर हम सबको वो नाटक और वो कहते हैं ना, वो पूरा ड्रामा याद मैं लौटता हूँ कि जब मोदी जी की ताजपोशी हुई थी तो किस तरह से आडवाणी जी को जलील किया गया था। ये क्या कोई भूल गया है? अच्छा, उमा भारती का बार बार सत्ता के लिए तकाजा करना, ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था मनोज जी, मैं इससे ज्यादा कुछ समझना भी नहीं चाहता हूँ ना समझाना चाहता हूँ। जो बात है वो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उमा भारती का तकाजा याद नहीं है आपको? जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाई गई थी तो सीएम हाउस के सामने जाके धरना देना और कई नेताओं के लिए अपशब्द कहना। तो ये मनोज जी, मतलब आप ध्यान रखें, ये आपके यहाँ ये फर्क इतना है कि आपके यहाँ जो ड्रामा होता है तो आप बता देते हैं कि वो तो जब उमा जी बनी तब भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय था, जब उमा जी हटी हर पार्टी बड़े ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो बात बड़े नजरिए पे बात, मुख्यमंत्री का 16 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री मनोज जी, अगर वो आज ये कह रहा है कि मेरी भूमिका पार्टी मतलब कहीं ना दिनेश जी से समझ लंबे, हमारे तो एक नेता है, मेरे साथ एक नेता कमलनाथ जी, मैं लौट 8 साल से वरिष्ठ आदमी मेरे साथ दिनेश जी बैठे, बता देंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की अलग कार्यशैली रही है और ये बात सच है कि हमेशा वहां पर निर्णय तो होता रहा है एक, और कोई भी किसी भी कार्यकर्ता से जब हम बात करते हैं, वो वरिष्ठ नेता वो कहता है जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा, ये सामान्य बात है। लेकिन क्या आपको लग रहा है दिनेश जी कि 2016-17 की जो बैठकें चल रही, जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जाहिर सी बात है सबकी निगाहें होती है, क्या कुछ नया मध्य प्रदेश को लेकर, क्या कुछ नई रणनीतिक तौर पर बीजेपी खासकर मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई देगी? देखिए मनोज जी, हर राजनीतिक दल का नेता यही कहता है कि पार्टी उसके बारे में फैसला करेगी, लेकिन एक इस तरह का कहना भी होता है कि जो राजस्थान का घटनाक्रम हमने देखा था ना, कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जिस तरह का था, पार्टी कुछ डिसीजन लेती है और लेकिन
विधायक इस्तीफे वगैरह की धमकी देते, तो वो एक अलग हो जाता है, वो पार्टी का निर्णय नहीं होता है। तो अब जब पार्टी का निर्णय होता है, एक प्रोसेस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो कई बार कांग्रेस ही ये सवाल उठाती है कि ये आखिर निर्णय इनके यहाँ करता कौन है पार्टी में जो निर्णय करता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी और शाह साहब हैं, क्या वो निर्णय करते हैं या पूरी पार्टी का जो इनकी पदाधिकारी हैं, कार्य समिति है, संसदीय बोर्ड है, वो करता है। जब ये निर्णय वहाँ होना है 16-17 की महत्वपूर्ण बैठक है, और चूँकि इसके बाद मुझे लगता है कि इस साल कोई ऐसी बड़ी बैठक होगी नहीं, क्योंकि चुनाव हैं कई राज्यों में, 9 राज्यों में चुनाव हैं, तो उसकी रणनीति होना है। अब नेतृत्व के बारे में यदि नड्डा जी के बारे में फैसला करना है तो अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है जी। जो भी संगठनात्मक परिवर्तन करना है तो चर्चा के बाद मुझे लगता है कि उस पर जो फैसला है आजकल में जो भी होना है हो जाएगा, और इसके बाद राज्यों में उनको जो गतिविधियां पार्टी को चलानी है, जो चुनाव की स्ट्रेटजी बनानी है या चुनाव का जो कैंपेन उनको लॉन्च करना है, तो उस पर करेंगे। चेहरे कौन होंगे, क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी इसी बैठक के तत्काल बाद हमको पता लगेगा कि पार्टी ने निर्णय आखिर लिया क्या है। बस चलते डॉक्टर साहब, ज़्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, मतलब आप एक 2023 की रणनीति की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं गुप्ता जी को और दिल्ली को सुनने के लिए बताऊं इस विषय में हम तो नहीं 23 की रणनीति की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये तो तय है, त्रिस्तरीय है बिल्कुल, और कांग्रेस का हम स्वागत करते हैं मैदान में तीनों स्तर पर। हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी रखेंगे, और जनता उस पर मोहर लगाएगी। जी कुछ कह रहे हैं अपनी जल्दी 30 सेकंड में, फिर दूसरी खबर की तरफ। मनोज जी, हमारी सिर्फ एक ही तैयारी है कि जनता से जनहित के मुद्दे उठा पाएं, जिनको भाजपा अपनी बैठक और भंडारों के बीच में भूल गई है। महंगाई भूल गई, बेरोजगारी भूल गई, और कई सारे बिगड़ती कानून व्यवस्था भूल। हमारा एक ही मसला है कि हम सिर्फ यही मुद्दे उठाएंगे। करिए आप जितनी बैठक करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा बैठकें ही तो करती है। आजकल तो आप भी कहने लगे कि हमारे यहाँ बहुत बैठकें होती। सर हम तो क्या है, देखिए जब आवश्यकता वाली, ये तो हमेशा ही बैठक और चुनावी मोड़, ये हम नहीं कहती, मीडिया कहती सर। ये मीडिया कब कौन सी बैठक में लट चल गए, लेकिन हाँ भाजपा की बैठकों में हमने देखा है मुरलीधर राव कह रहे थे नालायक, अपने विधायकों को नालायक कहा। चलिए सर, ब्राह्मणों को अपनी जेब में रख लिया। अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन बड़ी खबर यही है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। 16-17 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें चल रही है। इस बीच में बीजेपी के पास ऐसे तमाम चेहरे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी 2023 के चुनाव में नजर आने वाली है, और वो चमकते धमकते चेहरे भी हैं, कोई समावेशी चेहरा है, तो ऐसी तमाम तरह की बातें चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर आगे बढ़ रही है, और इसीलिए 2023 का चुनाव बहुत अलग है और फील्डिंग भी अलग अलग दिखाई दे रही है। आप सम्मान मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को झटका लगा है। यह बड़ी खबर है। एससी ने 58% आरक्षण जारी रखने से इंकार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राहत देने से इंकार कर दिया। 22-23 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ एससी के फैसले के खिलाफ एससी में आदिवासी को जो मसला था वो लगाया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, और ये खबर आम लोगों से जुड़ी है, जनजाति से जुड़ी है, इसलिए इस खबर की तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा। आरक्षण मामले पर आदिवासी समाज को झटका लगा है, दिल्ली से खबर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आस्था, अंधविश्वास और सियासत। नमस्कार।